कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज की फिल्म में ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पूरी कहानी है। एक बुक स्टोर से शुरू हुई लव स्टोरी धीरे धीरे बदल जाती है एक ऐसे धोखे में जिसे आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, और मूवी में आते हैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट जो आपका दिमाग हिला देंगे। तो ये कहानी शुरू होती है टॉम नाम के एक शांत से लड़के से जो अपना एक छोटा सा बुक स्टोर चलाता था। एक दिन वहाँ सैंड्रा नाम की एक लड़की आती है जो एक खास किताब ढूंढ रही थी। किताबों के लिए उसका जुनून देखकर टॉम काफी इम्प्रेस हुआ क्योंकि वो खुद भी किताबों में दिलचस्पी रखता था। दोनों की बातचीत शुरू हुई और कब घंटों बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब किताब खरीदने की बारी आई तो पेमेंट के टाइम सैंड्रा का कार्ड बार बार फेल हो रहा था, इसलिए वो बिना किताब लिए जाने लगी। लेकिन टॉम ने दरियादिली दिखाते हुए किताब फ्री में दे दी और कहा कोई बात नहीं, पैसे बाद में आकर लौटा देना। कुछ दिन बाद जब टॉम स्टोर बंद कर रहा था तो सैंड्रा लौट आई। उसने किताब के पैसे लौटाए और जैसे ही वो जाने लगी टॉम खुद को रोक नहीं पाया और उसे डिनर पर चलने का ऑफर दे दिया और सैंड्रा भी राजी हो गई। उनकी पहली डेट एक जापानी रेस्टोरेंट में हुई। वहाँ टॉम ने बताया कि वो कभी राइटर बनना चाहता था, लेकिन माँ की मौत और डिप्रेशन की वजह से उसने लिखना छोड़ दिया और अब उसे सिर्फ अपने बुक स्टोर में सुकून मिलता था। सैंड्रा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। माता पिता के गुजरने के बाद वो और उसका भाई जेसन अनाथ हो चुके थे और उन दोनों को अलग अलग परिवारों ने अडॉप्ट किया। सैंड्रा को वहीं से किताबें पढ़ने का शौक लगा। टॉम और सैंड्रा की जिंदगी में बहुत सी बातें एक जैसी थी जो उन्हें और करीब लाती गईं और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। एक रात टॉम सैंड्रा के ही घर पर था, तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सैंड्रा ने बताया वो उसका भाई जेसन था जो नशे का शिकार है और भारी कर्ज में डूबा हुआ है। उसने बताया कि जेसन को जिन घरों में पाला गया वहाँ का माहौल बेहद टॉक्सिक था और यही उसकी बर्बादी की वजह बनी। ये सुनकर टॉम को सैंड्रा और उसके भाई के लिए गहरी हमदर्दी महसूस होने लगी। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। एक रात टॉम ने उसे अपने दिल में छिपी कई गहरी बातें बताई कि उसके संबंध अपने पिता के साथ काफी खराब थे क्योंकि वो उसे हमेशा नाकाम समझते थे। माँ के गुजरते ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली और तभी से टॉम ने घर से दूरी बना ली। एक दिन टॉम अचानक सैंड्रा को सरप्राइज देने उसके घर पहुंचा, लेकिन वो उसे वहाँ बहुत घबराई हुई नजर आई। उसने बताया कि जेसन को कुछ गुंडों ने बुरी तरह पीटा है जिनसे उसने उधार लिया था। अब उन्होंने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसे जान से मार देंगे। रकम थी $3.5 लाख। इतनी बड़ी रकम सैंड्रा के लिए जुटा पाना नामुमकिन था। टॉम ने मदद की पेशकश की और बताया कि उसके पिता ने किसी फंड में इन्वेस्ट किया था जिसका पैसा अभी उसके अकाउंट में पड़ा है, लेकिन सैंड्रा ने इतना बड़ा अमाउंट उससे लेने से साफ इनकार कर दिया। मगर टॉम के लिए सैंड्रा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी पहली सच्ची मोहब्बत थी और वो उसे हर हाल में इस परेशानी से बचाना चाहता था। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सैंड्रा ने उसकी मदद एक्सेप्ट कर ली, इस वादे के साथ कि वो ये पैसा एक दिन जरूर लौटाएगी। उसने जाते समय कहा कि कर्जदारों को पैसे सौंपकर वो उसी शाम टॉम से मिलने वापस आएगी जहां उनकी पहली डेट हुई थी। लेकिन उस शाम टॉम उस रेस्टोरेंट में अकेला बैठा रहा। सैंड्रा आई ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने अपार्टमेंट से भी गायब हो चुकी थी और वो कभी नहीं लौटी। टॉम परेशान और बेचैन होकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी सीन कट होकर फ्लैशबैक में पहुंचता है जहां सैंड्रा की असलियत खुलती है और हम देखते हैं कि मासूम सी दिखने वाली सैंड्रा असल में जमानत पर जेल से बाहर थी। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी लंबा था। वो एक बार में अपनी पैरोल ऑफिसर से मिलने आई थी। असल में ये घटना उसकी टॉम से मुलाकात से काफी दिन पहले की थी। पैरोल ऑफिसर ने जब उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो स्टारबक्स में काम कर रही है, लेकिन कुछ ही देर में उसका झूठ पकड़ लिया गया क्योंकि वो पिछले 1 महीने से जॉब पर गई ही नहीं थी। और जैसे ही सैंड्रा ने ये एक्सेप्ट किया कि पिछली रात उसने फिर से ड्रग्स ली थी तो ऑफिसर ने उसकी पैरोल कैंसिल करने की बात कही और उसे वहीं अरेस्ट करने का फैसला किया। तभी एक मैक्स नाम का आदमी वहां आया और ऑफिसर को $400 की रिश्वत और अपनी रोलेक्स घड़ी देकर सैंड्रा को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ऑफिसर ने पहले तो ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही मैक्स वहां से निकलने लगा ऑफिसर को एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी डील खो दी। वो उसे रोकने चली गई और थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने घड़ी लेकर सैंड्रा को छोड़ दिया। लेकिन सैंड्रा कंफ्यूज थी कि मैक्स उसे क्यों बचा रहा है। जब ऑफिसर वहां से चली गई तो मैक्स ने सच्चाई बताई कि वो रोलेक्स असली नहीं बल्कि डुप्लीकेट थी। उसने सैंड्रा को भी $1000 थमाए और अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। सैंड्रा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो उसे एक अपार्टमेंट ले गया। अगली सुबह जब सैंड्रा जागी तो मैक्स उसका ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो दोनों फिल्मों पर बातचीत करने लगे।
और मैक्स ने टाइटैनिक मूवी की जमकर तारीफ की और सैंड्रा को जताया जैसे वो उस मूवी का फैन है। मगर सच्चाई ये थी कि उसे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस उसकी एक मेंटल ट्रिक थी। मैक्स ने बताया कि वो ये ट्रिक दूसरों को लूटने के लिए यूज करने वाले हैं। फिर मैक्स ने अपने असली प्लान का खुलासा किया, जिसमें सैंड्रा का काम था रईस लड़कों को फंसाना और उनके सपनों की लड़की होने का दिखावा करना। मैक्स के पास ऐसे कुछ लोगों की पूरी डिटेल्स थी, जिसमें उनकी पसंद, उनकी कमजोरी, सब कुछ शामिल था, ताकि वो दोनों उन्हें आसानी से ठग सकें। लेकिन उस रात मैक्स की उम्मीदों के उलट सैंड्रा ने प्लान की प्रैक्टिस करने के बजाय सारा वक्त गांजा पीने में बर्बाद कर दिया और मैक्स ने गुस्से में आकर उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और अपने प्लान से भी। जब सैंड्रा ने माफी मांगी तो मैक्स ने आखिरकार उसे एक शर्त पर दोबारा प्लान में शामिल करने का फैसला किया कि इस मिशन के दौरान वो कोई नशा नहीं करेगी। अगला दिन सैंड्रा के लिए बहुत उबाऊ साबित हुआ, क्योंकि उसे टॉम की पसंदीदा किताबें, राइटर्स, मूवीज, यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खानों तक को रटकर याद करना पड़ा। टॉम का दिल जीतने के लिए उसे खुद के नेचर से उलट एक नया इंसान बनना था। हर वो बात जो उसने टॉम से कही, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो या फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ झूठ पर टिका था। इतना सब कुछ याद रखने के लिए मैक्स ने उसे ब्रेन बूस्टिंग टेक्निक्स भी सिखाई। कई दिनों की मेहनत के बाद सैंड्रा का टेस्ट लेने के लिए मैक्स उसे डिनर के लिए ले जाता है और सामने बैठे आदमी को बहला फुसलाकर उसके रूम तक पहुंचाने का टास्क देता है। सैंड्रा ने भी कुछ मिनटों में उसे अपने सीड्यूसिंग स्किल्स से फंसा लिया और दोनों होटल रूम पहुंच गए। मगर जैसे ही वो करीब आने वाले थे, मैक्स अचानक कमरे में घुस आया और खुद को सैंड्रा का एक्स बॉयफ्रेंड बताते हुए वहाँ हंगामा मचाने लगा और सैंड्रा पर खुद को चीट करने का इल्जाम लगाने लगा। सैंड्रा ने उस आदमी से रिक्वेस्ट की, प्लीज तुम कुछ मिनट लॉबी में इंतजार करो, मैं सब संभाल लूंगी। जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, मैक्स ने अपने कैरेक्टर से बाहर निकलकर उस कमरे की तलाशी शुरू कर दी, ताकि वो कमरे में रखा कैश या कोई कीमती चीज चुरा सके। ये सब देखकर साफ हो गया कि सैंड्रा अब धोखा देने की कला में माहिर हो चुकी थी और टॉम को शिकार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। मैक्स आखिर था कौन, हमें ये बताने के लिए कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। ये घटना सैंड्रा से पहली बार मिलने से ठीक एक दिन पहले की थी। मैक्स अपनी माँ से मिलने गया था, जो एक आलीशान घर में रहती थी और रिचर्ड नाम के अरबपति से शादी कर चुकी थी। रिचर्ड अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और किसी भी हाल में उसे दुखी नहीं देख सकता था। मैक्स नशे में धुत अपनी माँ के ही सामने रिचर्ड को बुढ़ा कहकर चिढ़ाने लगा। उसकी माँ ने इस हरकत पर उसे खूब डांटा और वहाँ से जाने को कहने लगी, पर मैक्स ने रिक्वेस्ट की कि वो बस कुछ देर के लिए उसे वहाँ रहने दे। अगले दिन जब मैक्स की माँ मैडलिन और रिचर्ड घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मैक्स को एक पुलिस ऑफिसर ड्रग्स रखने के जुर्म में अरेस्ट कर रहा है। बात को रफा दफा करने के लिए रिचर्ड ने तुरंत उस पुलिस वाले को $1000 देने की कोशिश की, मगर तभी मैडलिन को शक हुआ कि मैक्स ने खुद ही एक नकली पुलिस वाला बुलाकर ये ड्रामा रचा है ताकि रिचर्ड से पैसे ऐंठ सके। उसका ये झूठ पकड़ते ही मैडलिन ने गुस्से में मैक्स को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मगर अगले ही दिन मैडलिन मैक्स से माफी मांगने के लिए उससे मिलने जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। असल में मैडलिन उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों मिलकर रिचर्ड को बेवकूफ बना रहे थे। मैडलिन ने कहा कि रिचर्ड मैक्स से अपने ऑफिस में मिलना चाहता है, शायद कोई जरूरी बात है। अगले दिन मैक्स ऑफिस पहुंचा, जहां रिचर्ड ने अपना मेडिकल चेकअप जस्ट फिनिश ही किया था। लेकिन तभी हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। रिचर्ड के ऑफिस में टॉम भी मौजूद था और यहाँ रिवील होता है कि टॉम कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड का अपना बेटा था। लेकिन उस पॉइंट तक टॉम की लाइफ में सैंड्रा की एंट्री नहीं हुई थी। टॉम के जाने के बाद रिचर्ड मैक्स को अपने बेटे से हुए मतभेदों के बारे में बताने लगा। वो इस बात से आहत था कि उसकी माँ की मौत के बाद टॉम ने फैमिली बिजनेस संभालने की बजाय सिर्फ एक बुक स्टोर मांगा ताकि वो वही कर सके जो उसके दिल को सुकून देता है। बात करते करते रिचर्ड असली मुद्दे पे आया। उसने बताया कि मैक्स की बदतमीजी और रूखा बर्ताव उसकी माँ के लिए बहुत तकलीफदेह हो चुका है, इसलिए रिचर्ड ने उसे मैडलिन की जिंदगी से दूर जाने का ऑफर दिया, यानी $60,000 हर महीने, वो भी 1 साल की एडवांस पेमेंट के साथ। मैक्स ने बिना वक्त गवाए सौदा मान लिया। पैसे मिलते ही वो अपने साथियों के पास पहुंचा, जहां मैडलिन और वो फर्जी पुलिस वाला था, और तय किया कि अब वक्त है शहर से दूर निकल जाने का। मैडलिन को कुछ सामान लेने घर पर जाना था, लेकिन अगली सुबह जब मैक्स ने उसे कॉल किया तो पता चला कि मैडलिन उसे धोखा दे चुकी थी और अब उसके साथ नहीं भागना चाहती थी, क्योंकि वो रिचर्ड का दिल इस कदर जीत चुकी थी कि उसकी सारी दौलत की मालकिन बनने वाली थी। मैक्स को रिचर्ड से मिले पैसे उस दौलत के आगे कुछ नहीं थे, और तो और उसने मैक्स को पकड़वाने के लिए पुलिस तक को कॉल कर दी। ये सुनते ही वो डर और गुस्से से जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया।
अगला सीन मैडलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ रिचर्ड कुछ हफ्तों की बीमारी के बाद चल बसा था। मैडलिन ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। शोक सभा के बाद रिचर्ड के वकील ने वसीयत पढ़ी, जिसमें उसने सभी शेयर्स, स्टॉक्स और बाकी $9 बिलियन की दौलत मैडलिन के नाम की थी। टॉम को सिर्फ बुक स्टोर चलाने के लिए कुछ रकम और रिचर्ड फाउंडेशन की चेयरमैनशिप दी गई थी, लेकिन ट्रस्टी मैडलिन को ही बनाया गया था। ये बात साफ थी कि सैंड्रा वाले मामले ने रिचर्ड का टॉम से भरोसा उठा दिया था। मैडलिन टॉम से बार बार माफी मांगकर उसे ऐसे जताने लगी मानो ये वसीयत उसे मजबूरी में माननी पड़ रही है, सिर्फ रिचर्ड की आखिरी इच्छा के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो सारे बिजनेस की अकेली मालकिन बनकर बहुत खुश थी। टॉम को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ, उसने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। मैडलिन इतनी सारी दौलत पाकर और भी आलीशान लाइफस्टाइल जीने लगी। टॉम ने एक दिन अपने पिता के पुराने जानकार ब्रैडॉक को घर बुलाया, जो एक डिटेक्टिव था। वो उसे सैंड्रा के केस के बारे में सारी जानकारी देने लगा। ब्रैडॉक ने सारी बात सुनकर कहा, इतनी बड़ी प्लानिंग सैंड्रा अकेले नहीं कर सकती, उसके साथ जरूर कोई और मिला हुआ था। मैडलिन ने अपनी पोल खुलने की डर से टॉम को फुसलाने की कोशिश की कि वो बेकार में सैंड्रा को ढूंढने में वक्त जाया कर रहा है। टॉम ने कहा कि उसे लूटे हुए पैसों की परवाह नहीं है, वो बस सैंड्रा से एक बार मिलना चाहता है। टॉम के आदमियों ने आखिरी सुराग तक को फॉलो किया और उन्होंने सैंड्रा को आखिरकार ढूंढ निकाला, जो बहुत खराब हालत में एक अपार्टमेंट में मिली। सैंड्रा ने बताया कि उसका पार्टनर, जिसे हम मैक्स के नाम से जानते थे, वही उसे धोखा देकर अकेला छोड़ गया। उसी ने सैंड्रा को टॉम के बारे में सब कुछ सिखाया था और उसका टॉम के परिवार से भी कोई पुराना कनेक्शन था। अपने किए पर पछताते हुए सैंड्रा ने टॉम से माफी मांगी। टॉम का दिल भी नरम हो गया और उसने उसे तब तक अपने घर में रहने की इजाजत दी जब तक वो ठीक ना हो जाए। लेकिन जैसे ही मैडलिन ने सुना, उसने सख्त इनकार किया और कहा कि वो किसी नशेड़ी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकती। मगर टॉम अपने फैसले पर अड़ा रहा। मैडलिन ने सैंड्रा से बात करने की ठानी। वो उसके रूम में गई तो सैंड्रा ने बताया कि उसे मैडलिन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैक्स ने ही उसे बताया था। उसे अपने किए पर पछतावा था और वो अपनी गलतियां टॉम के सामने कबूलना चाहती थी, जिसमें मैडलिन भी फंसने वाली थी। ये सुनकर मैडलिन डर गई और उसे एक डील ऑफर की, मगर डील की बजाय सैंड्रा ने उसके आगे शर्त रखी कि वो मैडलिन के बारे में टॉम को कुछ नहीं बताएगी अगर मैडलिन मैक्स को उसके सामने लाए, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। मैडलिन को नहीं पता था कि मैक्स कहाँ है, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने बार बार मैक्स को कॉल किया, वॉइस मेल छोड़ी और कई दिनों की वेट के बाद आखिरकार मैक्स ने जवाब दिया। थोड़ी देर बातचीत के बाद मैक्स ने उसकी दोबारा मदद के लिए हामी भर दी। फिर मैडलिन सैंड्रा को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गई, जहां मैक्स से मिलने का इंतजाम किया गया था। सैंड्रा को जब सामने खड़ा वो धोखेबाज दिखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई हिसाब चुकता करती, दो कारें अचानक वहां पहुंच गईं। वो टॉम और उसके आदमी थे और इसी के साथ टॉम ने अपनी सौतेली माँ का असली चेहरा देखा। टॉम और ब्रैडॉक दोनों वहां मौजूद थे, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये तीनों पहले से मिले हुए थे। पकड़े जाने पर भी मैडलिन को न शर्म आई न पछतावा हुआ। वो उल्टा धमकी देने लगी कि वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब रिचर्ड की सारी दौलत उसी की थी। ये सुनते ही टॉम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अचानक ब्रैडॉक की गन झपटी और मैडलिन पर तान दी। सैंड्रा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी गन जमीन पर गिर गई। मैडलिन ने झटपट उसे उठाया और सबको धमकाने लगी। टॉम ने मैडलिन से बंदूक छीनने की कोशिश की और इसी दौरान ट्रिगर दब गया, जिससे टॉम की जान चली गई। टॉम के आदमियों ने देखा कि गोली मैडलिन के हाथ से चली थी। उन्होंने मान लिया कि मैडलिन ही कातिल है और पुलिस को रिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। मैडलिन घबरा गई, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए तुरंत उसने अपने वकील को कॉल किया और सारी विरासत रिचर्ड फाउंडेशन में ट्रांसफर करवा दी, ताकि खुद को इस कानूनी झमेले से बचा सके। ब्रैडॉक ने उन तीनों को एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट किया, जहां सैंड्रा, मैडलिन और मैक्स के साथ प्लेन में सवार हो गई। प्लेन में बैठते ही मैडलिन ने मैक्स से कहा कि अब जब टॉम मर चुका है तो फाउंडेशन की ट्रस्टी वही है और सारा पैसा अब उसी के कंट्रोल में रहेगा। टॉम की मौत के बाद भी वो दोनों सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे। ये सुनकर सैंड्रा को बुरा लगा। वो बहाना बनाकर वहाँ से वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद कि मैडलिन की शर्ट पर जो खून का दाग था वो नकली था और शायद टॉम मरा ही नहीं था। मैडलिन का शक सीधा मैक्स पर गया, लेकिन मैक्स ने इससे इनकार कर दिया। उसी दौरान उन्हें याद आया कि सैंड्रा बहुत देर से वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। जब मैडलिन ने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि सैंड्रा वहां से गायब थी। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां सच्चाई सामने आने वाली थी। असल में सैंड्रा को टॉम से सचमुच प्यार हो गया था। रिचर्ड की मौत के बाद उसने मैडलिन और मैक्स की हर साजिश टॉम को बता दी थी। सैंड्रा की मदद से टॉम ने ब्रैडॉक और कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ मिलाकर एक पूरी टीम तैयार की और इस पूरे खेल को एक बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। मैक्स और सैंड्रा की जो मुलाकात हुई थी वो भी पूरी तरह प्लान की गई थी। सैंड्रा और टॉम मिलकर असल में उन दोनों स्कैमर्स को बेवकूफ बना रहे थे। अब क्योंकि टॉम जिंदा था, इसलिए फाउंडेशन और सारा पैसा उसी के कंट्रोल में था।
फिल्म खत्म होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां स्कैमर्स अपने ही जाल में फंसकर अपने गलत कामों की सजा पाते हैं और टॉम लौट आता है अपनी पुरानी किताबों वाली जिंदगी में, जहां लालच, धोखा और फरेब की कोई जगह नहीं थी।